दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर में। आज अपन दोस्तों बात करेंगे सोइल साइंस की। पहले अपने बताया था कुछ 2-3 पेपर पहले बताए थे, उनमें से भी लगभग 70% मिला है। और कल परसों अपने रूरल सोशियोलॉजी का जो पेपर देखा था, रूरल सोशियोलॉजी, उसमें से भी लगभग 70 का 80% बोलूं तो भी कम है दोस्तों। 80% पेपर यहाँ बताया था उसमें से मिला था। ठीक है, तो आज अपन लेके आए सोइल साइंस का, बोले तो मृदा विज्ञान का। ठीक है दोस्तों, ये मान लो कि आपके लिए बहुत बड़ी रामबाण क्लास हो सकती है। ठीक है, तो आज अपन करेंगे कि मोस्ट जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, और बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना। अक्सर क्या होता है कि अपन बड़े क्वेश्चन लिख तो देते हैं, लेकिन उसमें अपन को ये पता नहीं होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और लिखना क्या होता है दोस्तों। तो ये बहुत बार अपन गलतियां कर देते हैं, और अपन इन गलतियों की वजह से अपन को नंबर खामियाजा भुगतना पड़ता है। पेपर आते हुए भी अपने नंबर कट जाते हैं दोस्तों ऐसे करने से। तो अपन को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका आंसर क्या देना है। आंसर अपन को सीमित देना दोस्तों, जितना पूछा उतना ही देना है, ज्यादा फालतू की चीजें अपन को लिखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन एक डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद में मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं और उनको कैसे लिखना है उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। पहली डेफिनेशन कौन सी है दोस्तों? पहली डेफिनेशन की बात करते हैं अपन पेडोलॉजी। पेडो और एक करते हैं इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी के बारे में देखते हैं और इडेफोलॉजी, ये दोनों डेफिनेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से लगभग तय है कि एक डेफिनेशन आपको देखने को फिक्स मिलेगी। पेडोलॉजी में क्या है कि दोस्तों, जैसे मृदा के, इसमें क्या है कि अपने जैसे मृदा निर्माण, मृदा वर्गीकरण, मृदा रंग, मृदा उत्पत्ति आदि का अध्ययन किसके तहत करते हैं अपन दोस्तों? आदि का अध्ययन अपन करेंगे दोस्तों किसके स्तर? पेडोलॉजी के अंदर। ठीक है, और पेडोलॉजी ध्यान रखना, लॉजी जिस वर्ड के आगे किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, तो ये पेडोलॉजी में अगर पेडोलॉजी की डेफिनेशन आए तो मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत मृदा निर्माण, मृदा वर्गीकरण तथा मृदा रंग, मृदा उत्पत्ति आदि का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करें इडेफोलॉजी की, तो इडेफोलॉजी की परिभाषा लिखनी है कि मृदा विज्ञान की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदायों के साथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत अपन मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदायों के साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसके साथ करेंगे? मृदा का उच्च पादप समुदाय के साथ अध्ययन, मृदा का उच्च पादप समुदाय के साथ अध्ययन करना, ध्यान रखना दोस्तों, इडेफोलॉजी कहलाता है। और इडेफोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन के दो डेफिनेशन हो गए, दोनों में से एक डेफिनेशन आपको 100% देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो अपन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों डेफिनेशन होगा। बहुत काम की चीज है, आज की क्लास आपके लिए दोस्तों रामबाण क्लासेस हो सकती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो दोस्तों, अगली डेफिनेशन देखते हैं अपन। अगली डेफिनेशन क्या होगी अपनी? देखो अगली डेफिनेशन दोस्तों, डेफिनेशन है मैंने वही है जो आपको 3 या 4 क्लासेस ले रखी है, वो देख लेना, उन्हीं में से बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है।
और जितने मैंने पीछे के पेपर ओल्ड पेपर सोल्व किया उन्हीं में से अक्सर बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो ये डेफिनेशन है ना दोस्तों, ज्यादातर डेफिनेशन है उन 4-5 क्लासों के टॉपिकों से उठ के आई है। और आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, चारों क्लासों को कुछ भी करके आपको टाइम निकाल के एक बार चारों क्लास को देख लेना और इस पेपर को सोल्व करा रहा हूँ, इस पेपर को देख लेना दोस्तों। आपके 80% सिलेबस, लगभग 80% सिलेबस इन्हीं से पूछा जाता है और इन्हीं से 80% पेपर आपके मान लो यहीं से बन के आएगा 80% पेपर। तो आपको दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो दोस्तों अगली डेफिनेशन अपनी चट्टान। चट्टान की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों चट्टान। तो ध्यान रखना चट्टान क्या होती है। चट्टान एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी ठोस पिंड। चट्टान क्या है, एक या एक से अधिक, एक या ठोस पिंड ठोस पिंड होती है जिसका रासायनिक एवं भौतिक, रासायनिक तथा भौतिक संगठन, भौतिक संगठन उनमें पाए जाने वाले, उनमें पाए जाने वाले खनिजों निर्भर करता है। चट्टान की डेफिनेशन है दोस्तों, एक या एक से अधिक पदार्थों से बने ठोस पिंड को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, जिसका रासायनिक तथा भौतिक संगठन, उसमें पाए जाने वाले खनिज, उसमें पाए जाने वाले खनिज के आधार पर पता चलेगा अपन को कि चट्टान किस प्रकार की। तो अगर चट्टान की डेफिनेशन आए तो एक या एक से अधिक पदार्थों से बने ठोस पिंड जिसमें, जिसका रासायनिक तथा भौतिक संगठन उसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करता है, क्या कहलाती है, चट्टान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आप बात करें कि एक खनिज से कौन सी चट्टान मिलकर बनी है, एक खनिज से दोस्तों, एक खनिज से ध्यान रखना, लाइमस्टोन। कौन सी चट्टान, लाइमस्टोन, जो कैल्साइट खनिज से मिलकर बनी, किससे बनकर बनी है, कैल्साइट से। कैल्साइट खनिज से, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात दोस्तों, एक खनिज से कौन सी चट्टान बनी है, कैल्साइट खनिज से। जो लाइमस्टोन चट्टान है वो एक खनिज से निर्मित है, कौन से खनिज से, कैल्साइट खनिज से। और अपन यहाँ दूसरी बात करें कई खनिजों से, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट दोस्तों, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट कई खनिजों से मिलकर बनी है, कई खनिजों से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होगा अपने चट्टान की डेफिनेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चट्टान की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, अक्सर लोग, मैं कह रहा हूँ कि लिखने में बहुत फर्क है दोस्तों। एक तो अगर आप सटीक आंसर दोगे तो आपके नंबर 50 आते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना इसका कि एक या एक से अधिक पदार्थों से बने ठोस पिंड को चट्टान कहते हैं, जिसका रासायनिक तथा भौतिक संगठन उसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करता है। मान लो कि खनिज उसमें लाइमस्टोन, कैल्साइट पाया जा रहा है,
कैल्साइट खनिज है तो कौन सी चट्टान बनेगी, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट है। तो अगर कई मिक्सचर है जैसे क्वार्ज हो गया, फेल्सपार हो गया, तो उनसे जो चट्टान निर्मित होती है वो कौन सी होती है, ग्रेफाइट। ध्यान रखना ग्रेफाइट के अंदर क्वार्ज भी होता है, फेल्सपार भी होता है, बहुत सारे खनिज होते हैं, 2-3 नाम याद है, ठीक है। तो अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं अपने। अगली डेफिनेशन कौन सी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले यार करो, साथ साथ कल का पेपर है और ध्यान रखना क्लास देखना ही देखना दोस्तों, जितना देखोगे आपको बेनिफिट होगा। अगली डेफिनेशन देखो, मृदा संरंध्रता। अगली डेफिनेशन है मृदा संरंध्रता। ये भी बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, मृदा संरंध्रता क्या होती है। मृदा संरंध्रता एक मिट्टी की मात्रा के उस हिस्से को सदृशित करता है जो मिट्टी कणों का कार्बनिक पदार्थों के कब्जे में नहीं है। अधिक मृदा का स्थूल घनत्व कम घनत्व वाले मृदाओं का अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप थोड़े उतार लेना। मृदा संरंध्रता क्या होती है, ये भी बहुत बार पूछी गई है, ध्यान रखना। मृदा संरंध्रता मिट्टी की मात्रा के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो मिट्टी कणों या कार्बनिक पदार्थों के कब्जे में नहीं है। ठीक है, तो पेज की डेफिनेशन हो गई। मृदा संरंध्रता मतलब दोस्तों की जो मृदा के कण है, मतलब मृदा में संरंध्रता मतलब वो कण जहाँ मिट्टी के कण और कार्बनिक पदार्थ हो उनके बीच में जो खाली जगह रहेगी, स्पेस दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, संरंध्रता कहेंगे। मतलब रंध्रों के तरफ में उसमें छोटे छोटे छिद्रों में जो मृदा कण और कणों के बीच में जो खाली स्पेस या पोर्स रहेगा उसे अपन क्या कहते हैं, संरंध्रता कहते हैं। यही डेफिनेशन दोस्तों कि मृदा संरंध्रता एक मिट्टी की मात्रा का उस हिस्से को संदर्भित करती है कि जो मिट्टी कणों का या कार्बनिक पदार्थों के कब्जे में, मतलब मिट्टी और कार्बनिक कणों के बीच में जो खाली जगह रहेगी, स्पेस रहेगी, उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, संरंध्रता कहते हैं। ये डेफिनेशन दोस्तों बहुत बार पूछी गई है, आपको ध्यान में रखना है डेफिनेशन, ठीक है। अब जिसमें संरंध्रता अधिक रहेगी उसका कण घनत्व क्या होगा, कम होता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस ज्यादा रहता। अगर किसी मृदा के आपको पूछ ले कि संरंध्रता कम है तो उसका कण घनत्व क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, और ये अधिक रहेगी तो उसकी कण घनत्व क्या ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। देखो अगली डेफिनेशन, अगले दोस्तों पीएच स्केल, ये बहुत बार पूछी जाती है। पीएच स्केल बहुत बार पूछी गई डेफिनेशन दोस्तों, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। तो पीएच स्केल बहुत बार पूछी जाती है। देखो किसी विलियन की पीएच उसके
1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रम का लघु गुणक है, ठीक है दोस्तों, कि किसी विलियन के पीएच में उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघु गुणक, मतलब लघु गुणक होता है दोस्तों किसी हाइड्रोजन आयनों का किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का क्या होता है, व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो इसकी पीएच इसके लिए खोज किसने की थी, तो SPL सोरेनसन 1909 में, ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। SPL सोरेनसन 1909 में, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी बहुत बार डेफिनेशन पूछी गई है, दो छोटे डेफिनेशन पूछ जाती है और आप नंबर कटा देते हो इनमें। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगला देखो दोस्तों, अगली डेफिनेशन अपनी अपक्षय। अगली डेफिनेशन दोस्तों अपनी क्या है, अपक्षय की। देखो अपक्षय क्या होता है कि मैंने पहले बताया था, अपक्षय पढ़ाया था उसमें भी, और अपक्षय आप ये मान लो कि बड़े क्वेश्चन के तौर पे अपक्षय आपको 100% देखने को मिलेगा दोस्तों। अपक्षय आपको फिर कह रहा हूँ, अपक्षय वाले टॉपिक को रट लेना, बड़ा क्वेश्चन वहां से आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अपक्षय की डेफिनेशन अपने पहले भी पढ़ ली थी और पहले भी मैंने अगली क्लास में बता रखी है, यहाँ पे मैं बोल के बता रहा हूँ दोस्तों कि अपक्षय एक विनाशकारी क्रिया, विघटनकारी क्रिया अपने पहले पढ़ा था, जिसमें बड़ी चट्टानें टूट क्या होती है, छोटे टुकड़ों में बड़ी चट्टानें टूटकर मृदा का निर्माण करती है, तो उनसे भौतिक रासायनिक विघटन करते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अपक्षय अपने पहले पढ़ ली थी अगली क्लास में, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, उस क्लास में देख लेना। और अपक्षय के मैंने जो 3 बताए, 3 प्रकार होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, भौतिक, रासायनिक और जैविक, जिनके द्वारा अपक्षय होता है, ठीक है। तो इनको आपको जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, अपक्षय क्या है। अपक्षय का ध्यान रखना दोस्तों आपको कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अगली डेफिनेशन दोस्तों, मृदा सुगठिता। मृदा, ये भी बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, मृदा सुगठिता। जिसकी डेफिनेशन दोस्तों आप इसमें मात पाओगे कि मृदा सुगठिता क्या होती है। देखो मृदा सुगठिता की जो क्ले मृदा होती है दोस्तों, क्ले मृदा में क्या है कि स्पेशल गुण पाया जाता है। जो क्ले मृदा होती है दोस्तों उनमें क्या है कि स्पेशल गुण पाया जाता है। क्ले मृदाओं में क्या पाया जाता है, स्पेशल गुण पाया जाता है, जिन पे क्या है कि अपन क्ले मृदा है उन पे जैसे ही प्रेशर डालेंगे दोस्तों, तो प्रेशर डालने पे क्या है कि वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाएगी, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाएगी। और जैसे अपन वहां से प्रेशर हटाएंगे या प्रेशर को वहां से दबाव को हटाएंगे, तो दबाव को हटाते वापस उसी अवस्था में आ जाती है जिससे पहले थी, ठीक है। तो इसी में डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्ले मृदाओं में विशेष गुण पाया जाता है। जिसे मृदा पर दबाव डालने
से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाती है तथा दबाव हटाने पर वापस उसी अवस्था में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि अपन जो बचपन में होते तो ब्लैक मिट्टी होती है अपने, जहाँ आदि पानी भरा रहता है, वहां पे क्या अपन छोटे छोटे होते हैं तो उनका वो खिलौने बनाते हैं। ठीक है, वो तो उसी कारण होता है ये सुगठेता गुण पाया जाता है कले मैदान में, तो इसी कारण पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। सुगठेता बहुत बार पूछी गई है और हो सकता है कल के पेपर में पूछ ली। सुगठेता बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुगठेता का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। सुगठेता क्या होती है, इसके बाद में अपन अगली डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहो, हर चीज इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूँ जो बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलो। अब देखो दोस्तों, सुगठेता के बाद में प्राथमिक खनिज। प्राथमिक खनिज और एक होता है दोस्तों द्वितीयक खनिज। अब दोस्तों आपने क्लास ली है तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्राथमिक खनिज कौन से होते हैं, द्वितीय कौन से होते हैं। मैंने दोनों की डेफिनेशन कराई है और दोनों जो वर्गीकरण पढ़े थे खनिज में दोस्तों, उसमें पहला यही है कि उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। उसमें दो ही टाइप है दोस्तों, कि प्राइमरी खनिज या सेकेंडरी खनिज। अब फिर भी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं दोस्तों, तो लिखो, इन खनिजों का निर्माण, इन खनिजों का निर्माण, इन खनिजों का निर्माण चट्टान के निर्माण के समय, चट्टान के निर्माण के समय ही होता है, ध्यान रखना। जब चट्टान बनती है तभी इन खनिजों का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब चट्टान के समय में, चट्टान में जो पाए जाने वाले खनिज है वो क्या प्राथमिक खनिज, या फिर जो कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान होते हैं दोस्तों। तो आग्नेय चट्टान में कौन से खनिज पाए जाते हैं, प्राइमरी खनिज। ध्यान रखना, आग्नेय चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा। आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है, प्राइमरी खनिज पाया जाता है। ध्यान रखना। और इसका अपन एग्जांपल देखो दोस्तों, सोइल में जितनी भी डेफिनेशन है उनमें लगभग कुछ को छोड़ के बाकी हर डेफिनेशन को आप उदाहरण लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के बिना कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देखो, इसमें कौन कौन से खनिज आते हैं प्राइमरी में। क्वार्ट्ज आ गया दोस्तों, क्वार्ट्ज और माइका, क्वार्ट्ज, माइका, सलाइन। ध्यान रखना दोस्तों, क्वार्ट्ज आता है, माइका आता है, सलाइन आता है, ऑर्थोक्लेज आता है, बहुत सारे आते हैं। ध्यान रखना, फेल्सपार भी उसमें आता है। ठीक है, कुछ है, कुछ लिखा है वो ध्यान रखो, जो दो तीन लिखा है वो ध्यान रखना आपको। क्वार्ट्ज, माइका, सलाइन, ऑर्थोक्लेज भी लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, द्वितीय खनिज देखो दोस्तों, द्वितीय खनिज की डेफिनेशन उस टाइम बताई थी मैंने कहा, जो प्राइमरी खनिज है उन पे कोई विशेष क्रिया, जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा क्रिया हो जाएगी, जो क्रिया होने के बाद उनमें जो नया खनिज बनेगा वो कौन सा होगा, द्वितीयक खनिज होगा। फिर भी मैं लिखा रहा हूँ प्राथमिक खनिज। देखो द्वितीय खनिज लिखवा रहा हूँ कि प्राथमिक
प्राथमिक खनिजों के अपक्षय व प्राथमिक खनिजों पर निम्न प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। इसके उदाहरण ध्यान रखना दोस्तों, इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं देखो। एपेटाइट हो गया, एपेटाइट और कैल्साइट। ध्यान रखना, एक खनिज से निर्मित चट्टान सैंडस्टोन जो किससे निर्मित है, कैल्साइट खनिज से। और कैल्साइट खनिज कौन सा है, द्वितीय खनिज है। तो प्राथमिक और द्वितीय खनिज की मैंने पहले क्लास अपलोड कर रखी है और ये दोनों डेफिनेशन बता दिए, फिर भी आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इसके बाद में अगली डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। देखो दोस्तों, अगली डेफिनेशन कौन सी है अपनी। इसके बाद में आते दोस्तों, मेटामॉर्फिक चट्टान की डेफिनेशन पूछी गई है 2-3 बार। मेटामॉर्फिक इंग्लिश में नाम पूछ ले, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा। मेटामॉर्फिक ध्यान रखना है, मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान को कहते हैं। रूपांतरित चट्टान होती है अपनी जो, उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो आग्नेय या अवसादी चट्टान के मूल रूप में परिवर्तन होने से जो नई चट्टान बनती है उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक। लिखो इसकी डेफिनेशन, आग्नेय या अवसादी, आग्नेय या अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तित होने से निर्मित चट्टान, कौन सी चट्टान निर्मित होगी, अवसादी चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान या रूपांतरित चट्टान का निर्माण होगा। ध्यान रखना, जो ये परिवर्तन है किस किस के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, दबाव के द्वारा भी हो सकता है, वायुमंडलीय दबाव के द्वारा। तो चट्टान बनेगी दोस्तों, ध्यान रखना, जो नई चट्टान बनेगी उसके रासायनिक व भौतिक दोनों प्रकार जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है, भौतिक दोनों प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो परिवर्तन होगा रासायनिक भी होगा और भौतिक भी होगा। जो मेटामॉर्फिक चट्टान बनेगी, जो आग्नेय और अवसादी चट्टान बनेगी, इनके मूल पदार्थों में रासायनिक व भौतिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होगा, तो जाके मेटामॉर्फिक चट्टान बनेगी। ठीक है, इसका भी चलो आप स्क्रीनशॉट फटाफट फोटो खींच लो। अगली डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। देखो दोस्तों, अगली डेफिनेशन कौन सी है, मेटामॉर्फिक आ गई। अगले दोस्तों, उभय प्रतिरोधी मृदा की
या मृदा उभय प्रतिरोध, मृदा उभय प्रतिरोधन क्षमता, इसको अपन बफर कैपेसिटी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बफर कैपेसिटी। तो ध्यान रखना, ऐसा विलयन जो H+ या OH- हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयनों के घटते बढ़ने से पीएच परिवर्तन को रोकता है। मतलब पीएच परिवर्तन का क्या है? विरोध करता है। अगर थोड़ी मात्रा में अपन अम्ल या क्षार डालेंगे तो मृदा का पीएच को क्या है? परिवर्तन नहीं होने देगा। किसी विलयन का पीएच को क्या है? परिवर्तन नहीं होने देगा। मृदा की वह क्षमता क्या कहलाती है? परिवर्तन क्षमता या बफर कैपेसिटी कहलाती है कि ऐसा विलयन जो हाइड्रोजन व हाइड्रोक्सिल आयनों की घटती बढ़ते रहने से जो मृदा का परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के प्रति रोकता है, उसका विरोध करता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? मृदा की बफर कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। या थोड़ी मात्रा में अम्ल व क्षार डालने पर विलयन का पीएच परिवर्तन नहीं होने देता, उसका विरोध करता है, क्या कहलाती है? बफर कैपेसिटी क्षमता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बेसिक चीजें मैं बोल के बता रहा हूँ। आप 11वीं क्लास में पढ़ के आ रहे हो, 12वीं क्लास में पढ़ के आ रहे हो, ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है मैं उसको लिखाऊंगा। अगली देखो दोस्तों, ये बहुत बार पूछी गई डेफिनेशन, मृदा क्रस्ट या पपड़ी, बहुत बार डेफिनेशन पूछी गई है और ये भी गति है नहीं, वो आप 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन देख लो। थल मंडल की ऊपरी परत भूपपड़ी का ध्यान रखना दोस्तों। थल मंडल की ऊपरी परत या ऊपरी सतह, ऊपरी परत भूपपड़ी कहलाती है। भूपपड़ी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यह खनिजों से निर्मित होती है। खनिजों से निर्मित होती है, खनिजों से निर्मित होती है। ठीक है, जो इसकी ऊपरी सतह है, ध्यान रखना दोस्तों, जो इसकी ऊपरी सतह है ना, इसकी ऊपरी सतह एल्यूमिनियम सिलिकेट किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम, इसकी ऊपरी सतह एल्यूमिनियम सिलिकेट की बनी होती है। एल्यूमिनियम सिलिकेट से निर्मित होती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपन ध्यान रखना, इसका नाम है स्पेशल सीएल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सीएल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसकी ऊपरी सतह एल्यूमिनियम सिलिकेट से निर्मित होती है, इसे कहते हैं सीएल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भूपपड़ी क्या होगी कि थलमंडल की ऊपरी परत भूपपड़ी कहलाती है, जो खनिजों से निर्मित होती है और इसकी ऊपरी सतह एल्यूमिनियम सिलिकेट की बनी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्पेशल नाम से जाना जाता है सीएल। वहां पे ऑप्शन में दे देगा कि भूपपड़ी की ऊपरी सतह सीएल निर्मित होती है, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम सिलिकेट से। ये बेसिक चीज है दोस्तों, फंडा लगाना पड़ता है हर चीज में, बिना फंडा कुछ नहीं होता। लो स्क्रीनशॉट, अगली डेफिनेशन देखते हैं फिर अपन। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ठीक है, अगली देखो दोस्तों, अगली डेफिनेशन है क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता, ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई दोस्तों और इंपोर्टेंट कर लेना। ये डेफिनेशन अब और पूछ सकते हैं कि क्षेत्र क्षमता मृदा जल की वह मात्रा, मृदा जल की वह मात्रा, मृदा जल की वह मात्रा है जिसको मृदा की
जिसको मृदा की उचित व्यवस्था होते, मृदा की उचित व्यवस्था होते हुए भी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके नीचे जाने रोक लेता है। क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी जानना दोस्तों, मृदा जल की वह मात्रा या वह क्षमता है जिसको मृदा की उचित व्यवस्था होते हुए, मृदा में सभी उचित व्यवस्था होते हुए भी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके और नीचे जाने से, जो मृदा जल है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नीचे जाने से रुक जाता है। ठीक हो, क्या कहलाता है? क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। क्षेत्र क्षमता। अब देखो दोस्तों, अगला है मृदा गुण या मृदा कणाकार। ये दोस्तों मैंने पहले भी पढ़ाया था मृदा कणाकार क्या होता है, और एक बार और बता रहा हूँ मैं। मृदा कणाकार, बेसिकली है कि मृदा के विभिन्न मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले पढ़ा चुका हूँ ये चीज, फिर भी मैं एक बार और करवा रहा हूँ। मृदा के विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षित अनुपात ठीक है। आपने सब कहते हैं सैंड सील्ड क्ले के मृदा के जो प्राथमिक कण होते हैं सैंड सील्ड क्ले के अपेक्षित अनुपात को भी क्या कहते हैं? मृदा कणाकार कहते हैं। लेकिन मृदा के विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षित अनुपात को, यानी मृदा कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा कणाकार कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बेसिक डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी जाती है। अगली डेफिनेशन देखो दोस्तों, कुछ डेफिनेशन है जो आपको पढ़ना है, बेसिक चीज है, यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना। विसरण फॉलोइड वाले चैप्टर में मिल जाएगी आपको, ठीक है? विसरण वहां से पढ़ना। एक होती है मृदा गण, मृदा गण के कुछ मैं बताऊंगा डेफिनेशन है। मृदा गणों में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटीसोल पूछी जाती है, एरिडोसोल पूछी जाती है, तो इनको ध्यान में रखना। एंटीसोल की डेफिनेशन ध्यान रखना। एरिडोसोल या एरिडोसोल मैं एक बार अभी बेसिकली फटाफट करवा दूंगा। इन गणों को ध्यान रखना, तो वहां से इनकी डेफिनेशनों का ध्यान रखना आपको, ठीक है? एंटीसोल एरिडोसोल दोनों डेफिनेशन ध्यान रखना आपको। विसरणों की डेफिनेशन ध्यान रखना, मृदा गण की ध्यान रखना। आयन विनिमय डेफिनेशन बहुत बार पूछ चुकी है, ध्यान रखना। आयन विनिमय, मृदा में जो आयन होते हैं धनायन और ऋणायन की कैपेसिटी कितनी होती है उससे क्या कहते हैं? मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। धनायन विनिमय क्षमता अगर धनायनों को रिप्लेसमेंट करिए ऋणायनों के द्वारा तो वो धनायन, और अगर धनायनों के द्वारा ऋणायनों करे तो ऋणायन कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। अगली डेफिनेशन ध्यान रखना आपको, कौन सी? पीएफ पीएच नहीं, पीएफ स्केल ध्यान रखना है। पीएफ स्केल
पीएच नहीं, पीएफ स्केल है, ठीक है। पीएफ स्केल आपको ध्यान रखना है। क्रोमा ध्यान रखना है आपको, क्रोमा ध्यान रखना है। मुंसेल चार्ट में जो रंग का निर्धारण करते हैं उसमें एक क्रिया है जो रोटेशन की क्रिया, उसको क्या कहते हैं, क्रोमा कहते हैं मुंसेल चार्ट में। तो क्रोमा की डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन से लिखना, विषण का, मर्दा गण का, आयन विनिमय का, पीएच स्केल का, एंटीसोल का, एरिडोसोल का, क्रोमा का। थल मंडल का, थल मंडल की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, ध्यान रखना। थल मंडल की डेफिनेशन करवा तो दिया मैंने पहले, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है इसका। ठीक है, इन डेफिनेशनों का ध्यान रखना है। ये तो हो गई अपने डेफिनेशनों की बात। अब बात करते हैं कि बड़ा क्वेश्चन आए तो उसको किस तरीके से लिखकर कौन कौन से बड़े क्वेश्चन आने की संभावना है वो देखो। बड़े क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों मुंसेल चार्ट, ये तो माइंड इंपोर्टेंट कर लेना आप। मुंसेल चार्ट, मुंसेल चार्ट द्वारा मर्दा रंग का निर्धारण करना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। माइंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मुंसेल चार्ट, ठीक है। मुंसेल चार्ट का ध्यान रखना है। मुंसेल चार्ट डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखना ही रखना, आपको पढ़ के जाना। मुंसेल चार्ट मर्दा रंग का निर्धारण करते हैं, क्योंकि मर्दा में बहुत सारे रंग पाए जाते हैं, इसके कारण मुंसेल चार्ट का उपयोग करते हैं। मुंसेल चार्ट में फिर 3 है, ह्यू, क्रोमा और वैल्यू, इन तीनों के द्वारा याद किया जाता है, ठीक है। तो ह्यू, क्रोमा, जो क्रोमा डेफिनेशन है तो इसी के अंदर से आती है, मुंसेल चार्ट के अंदर से। वो ध्यान रखना आपको कि मुंसेल चार्ट पढ़ना है। मुंसेल चार्ट आपको मैंने क्लास ली थी शायद, उसमें बताया था मुंसेल चार्ट के बारे में और क्रोमा के बारे में बताया गया, तो क्लास से देख लेना आप एक बार। और इसके बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं कोलॉइड वाला चैप्टर अपना, जो उसमें मैं बताऊं, एक तो होता है 2:1 टाइप, 1:1 टाइप। ये दोनों 2:1 टाइप कौन से होते हैं, कोलॉइड कौन से होते हैं, ठीक है। 2:1 टाइप कले परत की संरचना का चित्र, ठीक है। कले परत, ये दोनों मोंटमोरेनोलाइट और इलाइट होती है। उसमें मोंटमोरेनोलाइट है, इसका जो उदाहरण होगा मोंटमोरेनोलाइट नहीं, जो आप कोलॉइड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें 3 दे रखे हैं, मोंटमोरेनोलाइट, इलाइट और माइका, ठीक है। इन दोनों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कैल्साइट, केओलिनाइट, मोंटमोरेनोलाइट और माइका, 3 प्रकार के उसमें को दे रखे आपको कोलॉइड, और तीनों ही ध्यान रखना, बहुत माइंड इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों की संरचना ध्यान रखना, तीनों में ध्यान रखना कि एल्यूमिना कहाँ होगा और सिलिका कहाँ होगा, कौन सी परत किसके बीच में होगी, तो ये ध्यान रखना आपको। ये चैप्टर माइंड इंपोर्टेंट कर लेना। 3 कौन कौन से, कैल्साइट, केओलिनाइट, मोंटमोरेनोलाइट और माइका। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि मोंटमोरेनोलाइट चट्टान का सचित्र वर्णन, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले मोंटमोरेनोलाइट हेडिंग डाल के उसके बाद में मोंटमोरेनोलाइट की डेफिनेशन लिखने की। मोंटमोरेनोलाइट कैसी है, 2:1 टाइप है या 1:1 टाइप है, ध्यान रखना। मोंटमोरेनोलाइट 2:1 टाइप है, ठीक है। तो वहां पे अगर डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछ ले 2:1 टाइप, 2:1 टाइप कले परत का सचित्र वर्णन कीजिए, ध्यान रखना 2:1 टाइप के अंदर कौन सी का वर्णन करना पड़ेगा, मोंटमोरेनोलाइट का, ठीक है। और 1:1 टाइप के अंदर किसका करना है, केओलिनाइट का, ध्यान रखना। माइका का भी ध्यान रखना। इसके अंदर ये 3 प्रकार के कोलॉइड, तीनों को ध्यान रखना है। कले के 3 प्रकार के होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है सिलिका किसके द्वारा आपस में जुड़ते हैं, सिलिका और एल्यूमिना परतें होती है, आपस में किसके द्वारा जुड़ती है, एक में फास्फोरस के द्वारा जुड़ती है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है, एक में ऑक्सीजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका। ये तो माइंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन था लेना, मृदा परिच्छेदिका। अब दोस्तों मृदा परिच्छेदिका क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, तो आपको किस तरीके से लिखना है 4 नंबर में। पहले तो आपको मृदा परिच्छेदिका की क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। पहली लिखनी है आपको इसकी डेफिनेशन, ठीक है।
उसके बाद में लिखना है कि मर्दा परिच्छेदिका है, उसको मर्दा परिच्छेदिका कितने भाग बांटे गए, ठीक है। तो ओरिजिन, उसके बाद में इसका डायग्राम, या आप इसका डायग्राम के साथ साथ भी इनका वर्णन कर सकते हो, डायग्राम के साथ साथ ओरिजिनों का वर्णन कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन सा ओरिजिन कहाँ पे है और कौन सा कहाँ पे है। तो जो दोस्तों जो डायग्राम बनाना है कच्ची पेंसिल से बनाना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मर्दा परिच्छेदिका पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसके ओरिजिन, उसके बारे में बताना। ये नहीं कि मर्दा परिच्छेदिका पूछा नहीं तो आप अटैक कर दो डायरेक्ट ओरिजिनों पे, तो आपको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना, ठीक है। मर्दा परिच्छेदिका वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना, मैं फिर कह रहा हूँ मर्दा परिच्छेदिका वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा गया है। हाँ, एक होता है धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय, ये भी ध्यान रखना आपको। धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय, ऋणायन विनिमय दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पढ़ना आपको नोट्स में से। धनायन विनिमय क्या होता है, ऋणायन विनिमय क्या होता है, इनका सूत्र भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ा अंतर की, कि अंतर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं 4 नंबर में, अंतर वाले क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो आता है पृष्ठ मर्दा अवमर्दा में अंतर, या अवमर्दा या अधोमर्दा में अंतर, ठीक है। पृष्ठ मर्दा या अधोमर्दा में अंतर, इसके 3-4 अंतर दोस्त ध्यान रखना। पृष्ठ मर्दा होती है वो 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, और 15 से लेकर नीचे की जो मर्दा होती है वो अवमर्दा होती है, ठीक है। ये अधिक उपजा होती है, कम उपजा होती है, ये गहरे काले रंग की होती है, हल्के काले रंग की होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, 3, 4, 5, 5, 6 अंतर याद में रखना है, ठीक है। पृष्ठ मर्दा और अवमर्दा का अंतर आपको याद रखना ही है, ठीक है। पृष्ठ मर्दा अवमर्दा में अंतर पूछ सकता है। दूसरा अंतर पूछ चलेगा आपको पेडोडर्वेशन, पेडोटर्वेशन एवं पोर्टजोलीकरण, पेडोटर्वेशन एवं पोर्टजोलीकरण में अंतर पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों। अंतर के बात कर रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं अंतर वाले, ठीक है। निक्षालन और निक्षेपण में पूछ सकते हैं, निक्षालन व निक्षेपण में पूछ सकते हैं। स्थूल घनत्व और कण घनत्व में पूछ सकते हैं, स्थूल घनत्व और कण घनत्व में। ध्यान रखना इनकी डेफिनेशन भी, स्थूल घनत्व और कण घनत्व की डेफिनेशन भी आपको पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। स्थूल घनत्व और कण घनत्व के आपको डेफिनेशन भी पूछ लेगा, इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि स्थूल घनत्व क्या होता है और कण घनत्व क्या होता है, ठीक है। स्थूल घनत्व कण घनत्व की, स्थूल घनत्व की कण घनत्व की डेफिनेशन ध्यान रखना आपको। निक्षालन और निक्षेपण की भी डेफिनेशन ध्यान रखना है। पेडोडर्मेशन और पोर्टजोलीकरण की डेफिनेशन। दोस्तों अंतर आपको डेफिनेशन याद होगी तो एक एक अंतर तो आपके श्योरली ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इनका अंतर का आपको 2-4 अंतर और याद रखने होंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है, एक आता है पोर्टजोलीकरण, पोर्टजोलीकरण व लेटेराइटीकरण। लेटेराइटीकरण, पोर्टजोलीकरण व लेटेराइटीकरण में अंतर पूछ सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट ये तो है, ये इनके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, मृदा नमी का आकलन करने की विधि, मृदा नमी का अवकलन करने की विधि। इसमें भी मोस्टली आपको ध्यान रखना दोस्तों टेंसियोमीटर की बात द्वारा, ठीक है। टेंसियोमीटर द्वारा, टेंसियोमीटर के द्वारा जो मृदा नमी का ध्यान वो पता किया जाता है टेंसियोमीटर द्वारा, ठीक है। मृदा नमी कितने % नमी है, कितने % नहीं है। ये हो गए दोस्तों अपने 4-4 नंबर वाले क्वेश्चनों की बात, या बड़ा क्वेश्चन इनमें से भी उठ के आ सकता है। ये दोस्तों मैंने एक क्लास ली थी, सारी क्लास में सब करवा रखा है, पेडोडर्मेशन, पोर्टजोलीकरण करवा रखा है, निक्षालन भी करवा रखा है, स्थूल घनत्व कण घनत्व भी कराएगा।
स्पोर्ट जो करना है लेटरल करंट भी करवा रखा है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो शायद 2 या 3 नंबर की क्लास है जिसमें मैंने करवाया था मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, फिर उसमें मैंने कराया था प्राथमिक प्रक्रियाएं और विशिष्ट या गौण प्रक्रियाएं। जो प्राइमरी प्रक्रिया और विशिष्ट प्रक्रियाएं उनके अंदर दोस्तों ये सारी के सारी डेफिनेशन एक एक करवा रखी है। अगर देखना है तो आपको पीछे की क्लास में जाकर देखना पड़ेगा। मेरी सोल की 4 क्लासें डाली हुई, 4 क्लासों में से दोस्तों आपको 100 तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन 80% सिलेबस देखने को मिलेगा वहां से, ठीक है। और नहीं मिल रहा वो क्वेश्चन में यहाँ बता रहा हूँ, ये सारे अंतर आपको वहां से जाके पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की। 10-10 नंबर वाले में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 10 नंबर वाले में थोड़ा लिखने का तरीका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 नंबर वाले में आपका आ सकता है कि चट्टान क्या है, चट्टान क्या है, ठीक है। और चट्टान क्या है, चट्टानों का अपक्ष, चट्टानों के अपक्ष के रासायनिक और भौतिक अपक्ष के बारे में विस्तार से समझाइए। दोस्तों बात करें कि जब क्वेश्चन आ गया आपके 10 नंबर में, तो ये तो है नहीं कि आपको फ्री का 10 नंबर दे देगा। 10 नंबर में लिखना पड़ता दोस्तों, कैसे लिखोगे उसके बारे में बताऊंगा। जैसे अपन पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चट्टान क्या है, तो पहले आपको बताना है चट्टान की डेफिनेशन। क्या बताना है, हेडिंग डालनी है चट्टान की डेफिनेशन, ठीक है दोस्तों। क्या डालोगे, चट्टान की डेफिनेशन। आप लिखोगे कि चट्टान की डेफिनेशन क्या होती है। चट्टान की डेफिनेशन मैंने शुरू में करवाई थी। चट्टान की एक या एक से अधिक खनिजों से निर्मित, ठीक है, जिनका रासायनिक संगठन उनमें पाए जाने वाले खनिजों के आधार पे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो पहले अगर सिस्टमेटिक करना है क्वेश्चन को, सिस्टमेटिक करोगे तो ये आपको नंबर देगा। फालतू में तुक्के मारने से नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है। हाँ, चट्टान की डेफिनेशन लिखने पहले आपको, उसके बाद में पूछ रहे हैं कि अपक्ष, चट्टानों का अपक्ष, तो आपको दूसरी डेफिनेशन लिखनी है इसकी अपक्ष की, ठीक है। उसके बाद में बताना, आपको क्या बताना है कि वो पूछ रहे रासायनिक और भौतिक जो अपक्ष है, रासायनिक और भौतिक अपक्ष। दोस्तों इसमें चार हेडिंग होगी। पहली हेडिंग हो जाएगी कि चट्टान की डेफिनेशन, चट्टान की डेफिनेशन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों अपक्ष की। फिर तीसरी हो जाएगी भौतिक अपक्ष, भौतिक अपक्ष। फिर इसके अंदर अलग अलग हेडिंग हो जाएगी भौतिक अपक्ष किन किन, तो विस्तार पूर्ण तो भौतिक अपक्ष में मैंने बहुत सारे लिखा है कारक, ठीक है। भौतिक अपक्ष के बाद में पूछा रासायनिक अपक्ष। तो ये चार तो आपके मेन हेडिंग होगी। उसके बाद में आपको जैसे भौतिक अपक्ष में और रासायनिक अपक्ष में फिर अलग से कारक दिए हुए, कौन कौन से कारक होते हैं वो ध्यान में रखना, उनके द्वारा आपको बताना अपक्ष कैसे होता है, ठीक है। हेडिंग में से दोस्तों ब्लैक पेन ले जाना, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना, ठीक है। तो ये आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आएगा, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा क्वेश्चन। गप नहीं मारने, गप मारो तो भी फिर इनके अंदर आपको मार सकते हो, ठीक है, ऐसे गप नहीं मारनी है। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों बड़ा क्वेश्चन, में उसके बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा वो देख लो एक बारी। हाँ देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको और पूछ भी सकते हैं। 12 मृदा गण है ना, मृदा गण। तो कितने गण होते हैं मृदा के? 12 गण होते हैं। मैं एक बार सभी के बारे में बता रहा हूँ, आपको देखना है। पहला दोस्तों इंसेप्टिसोल, पहला कौन सा है ये ध्यान में रखना आपको। पहला इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल, ठीक है। कौन सी है? इंसेप्टिसोल। ध्यान रखना दोस्तों, इंसेप्टिसोल मृदा होती है, उसमें जो मृदा की प्रोफाइल होती है, मृदा में जो अलग अलग ओरिजिन होते हैं उनका विकास नहीं होता, अविकसित होती है। कैसी होती है? इंसेप्टिसोल मृदा कैसी होती है? अविकसित। इसमें प्रोफाइल का विकास नहीं होता। इसका नहीं होता, प्रोफाइल का विकास नहीं होता। इंसेप्टिसोल मृदा होती है, उसमें प्रोफाइल का विकास नहीं होता, ठीक है। प्रोफाइल का विकास नहीं होता। कौन सी मृदा हुई? मरुस्थल में। जो इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? मरुस्थली मृदा को कहते हैं, ठीक है।
मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, इंसेप्टी सोल मृदा कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात करें दोस्तों तो दूसरी होती है एंटीसोल। दूसरी कौन सी होती है? एंटीसोल, एंटीसोल, एंटीसोल मृदा। दोस्तों एंटीसोल मृदा होगी नवनिर्मित मृदा, जलोढ़ मिट्टी, नवनिर्मित मृदा, जलोढ़ मिट्टी, आकांक्षी मतलब एंटीसोल होते हैं दोस्तों वो नवनिर्मित मृदा होती है। कैसे होता है नवनिर्मित? अगर नई नई मृदा बनी तो नई नई मृदा में आपको देखो दोस्तों प्रोफाइल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो एंटीसोल मृदा रहेगी वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको? अधिक जंगल वाले मैदानों में। ठीक है, या ल्यूटिसोल भी ध्यान रखना, जंगली मृदाओं में कम उपजाऊ होती है। हाँ सॉरी, ये नवनिर्मित मृदा है, जलोढ़ मृदा मिट्टी भी कहते हैं इसको। तो ये आपको 12 कण ध्यान रखना है। इसमें हिस्टीसोल भी होता है जिसमें हाँ एक होता है हिस्टीसोल, आपको ये ध्यान रखना है हिस्टीसोल, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिस्टोसोल, सॉरी हिस्टोसोल। ठीक है, हिस्टोसोल, हिस्टोसोल आपको ध्यान रखना, मां इंपॉर्टेंट है हिस्टोसोल, क्योंकि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ दोस्तों कितने परसेंट रहते हैं? इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है 20% रहते हैं। ठीक है, 20% से अधिक है। ठीक है, तो कैसी मृदा है? कार्बनिक मृदा, जिसमें ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें कार्बनिक पदार्थ 20% से अधिक आ जाता है तो वो ध्यान रखना हिस्टोसोल मृदा। ठीक है, तो इसके दोस्तों ऐसे करके 12 गण आपको 12 गण ध्यान रखना पूरे के पूरे। मैं बता नहीं पाऊंगा, क्लास बड़ी हो जाएगी फिर बताऊंगा, तो आपको ये पढ़ लेना है टॉपिक मृदा गण वाला। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करूं कि और बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये है। देखो बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि मृदा कणाकार, मृदा कणाकार, और फिर इसके बाद में मृदा कणाकार क्या है और मृदा कणाकार का वर्णन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पूछता है। ठीक है दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ लेगा। तो मृदा वर्ग, मृदा कणाकार और मृदा कणाकार, फिर मैंने ये स्पेशल क्लास ली हुई उसके अंदर बताया दोस्तों कि मृदा कणाकार और मृदा कणाकार का वर्गीकरण। मैंने कहा था मृदा कणाकार 4 प्रकार का होते हैं और हर 4 प्रकार में 2 प्रकार ऐसे होते हैं जिनमें फिर 2-2 प्रकार अलग से होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, ये भी आपके काम की चीज है। मृदा कणाकार, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि मृदा कणाकार क्या है, मृदा कणाकार का वर्गीकरण। तो ये दोस्तों अगर आप 4 क्लास में पढ़ लोगे तो ये मान लो कि आपका कल्याण हो जाएगा। किसी 4 क्लासों में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, पुटअप हो रहे हैं। इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको एक एक टॉपिक करवा सकूं, हालांकि फिर भी मैंने बहुत कम समय में जितनी भी 2 या 3 या 4 क्लासेस ली दोस्तों, उनमें से ये मान के चलो कि आपके 60% या 80%, 70 या 80% मान के चलो 80% सिलेबस आपका उनमें कवर हो जाता है अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो। ठीक है, उन 4 क्लासों में आपके 80% सिलेबस क्लियर हो जाता है। हालांकि टाइम बहुत कम होने की वजह से मैं क्लासों की रेगुलरिटी नहीं रख पाया, नहीं ले पाया, इतनी कम क्लास ही हो पाई 4, लेकिन आशा करता हूं कि जितना बताया, जितना पढ़ाया है उनमें से लगभग आपके 80% मिल जाएगा। ठीक है, अगर और क्वेश्चन पूछ ले 10 नंबर वाला तो पूछेगा राजस्थान की मृदाएं, राजस्थान की मृदाएं दोस्तों 8 प्रकार की होती है। मैंने पूरे के पूरे 8 प्रकार करवा रखे हैं। ठीक है, 8 प्रकार की पूरे 8 प्रकार करवा रखे हैं और मैंने यह तक बता रखा है कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, कि इसके मृदाओं के गुण तक बता रहे हैं कौन सी कैसी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना राजस्थान की मृदाएं कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि जितना बताया समझ में आया होगा आपके। और दोस्तों मैंने अभी जो 12 गण बता रहा था, 12 गण में से जो 3-4 बताए, ज्यादातर इनकी क्यों डेफिनेशन पूछा सकता है। एंटीसोल पूछ लेगा, हिस्टीसोल पूछ लेगा, एरिडोसोल पूछ लेगा, गेसोसोल पूछ लेगा। तो ये 12 गण होते हैं, इन 12 गणों को आपको याद रखना दोस्तों। इन 12 गणों में से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो।